आज वाले क्वेश्चन करेंगे भी, देखो वर्क डन, हीट लॉस और डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन रिमूवल, ये सारे क्वेश्चंस। टॉपिक लिख लो आप, वर्क डन ऑब्लिक हीट लॉस। कैपेसिटर के क्वेश्चंस में जहां पर कई बार डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो, डाइलेक्ट्रिक रिमूव करते हो, या प्लेट की सेपरेशन को इंक्रीज करते हैं, प्लेट की सेपरेशन को डिक्रीज करते हैं। तो टॉपिक फिर से बोल दीजिएगा। एक सेकंड बच्चा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें। नहीं सर, कैमरा थोड़ा नीचे, टॉप नहीं दिख रहा। अच्छा ये, अच्छा वर्क डन ऑब्लिक हीट लॉस, वर्क डन ऑब्लिक हीट लॉस, ये है टॉपिक है। वर्क डन ऑब्लिक हीट लॉस, तो इसको ना स्टार्ट करेंगे विद न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के थ्रू पहले इसको एक बेसिक न्यूमेरिकल से इसका कंसेप्ट समझ लो, फिर इसको जनरलाइज कर देंगे ताकि किसी भी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर सके इसको हम लोग, किसी भी क्वेश्चन में। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले कवर करो। हम बेसिक पॉइंट्स में वर्क के मामले में सबसे पहला कंसेप्ट होता है वर्क बाय द बैटरी का। फर्स्ट कंसेप्ट इन न्यूमेरिकल्स में पहला कंसेप्ट आपको यूज करना होगा, वर्क डन बाय द बैटरी। और इसके लिए क्या रिजल्ट लगाते हो, वर्क डन बाय द बैटरी के लिए क्या रिजल्ट लगाए, किसी को आइडिया है बच्चे? वर्क डन बाय बैटरी निकालने के लिए कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं? चार्ज इनटू वी, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वी। हाँ, मतलब कि अगर बैटरी आपसे कहा जाए कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ वी हो, लाइक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वी, और इसके थ्रू अगर कोई चार्ज फ्लो करे, जैसे बैटरी के थ्रू कोई चार्ज फ्लो करे, और अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो हुआ वो फॉर एग्जांपल डेल्टा क्यू मान लेते हैं, डेल्टा क्यू चार्ज इस बैटरी से फ्लो हुआ, तो बेसिकली चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस को आप डिफाइन करोगे डेल्टा क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी, चार्ज फ्लोइंग मल्टीप्लाइड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कहा जाता है कि इट इज द वर्क डन बाय बैटरी। अब एक्चुअली बाय बैटरी भी हो सकता है और कभी-कभी न्यूमेरिकल्स में वर्क डन ऑन बैटरी भी हो सकता है। तो ये हमको जस्टिफाई करना है कि कौन से केस में वर्क इज डन बाय द बैटरी है और कौन से केस में वर्क इज डन ऑन द बैटरी है। बाय और ऑन वाले केसेस कौन से होंगे। तो जैसे मैंने ये डायग्राम दिखाया है ना, एक डायग्राम ये है कि चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करे और नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर जाए इसकी, ये फर्स्ट केस है, एंटरिंग टू द पॉजिटिव एंड लीविंग टू द नेगेटिव। दूसरा केस आपका ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल करके, मतलब चार्ज की फ्लो करने की डायरेक्शन कुछ इस तरफ आ जाए, ये अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव से बाहर आ रहा हो। दोनों ही कंडीशंस में वर्क का फॉर्मूला तो यही रहेगा आपका, डेल्टा क्यू इंटू वी, बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा, बट इसके आगे एक साइन कन्वेंशन रहेगा, मतलब किसी केस में ये प्लस वर्क डन होगा, किसी केस में ये माइनस वर्क डन। तो रूल ध्यान रखना आपको, अगर चार्ज अगर चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल के आ रहा हो, बैटरी के प्लस टर्मिनल से चार्ज अगर बाहर निकल के आ रहा है, तो आप यहाँ पर बोलोगे वर्क इज डन बाय द बैटरी। चार्ज कमिंग आउट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल मतलब वर्क डन बाय बैटरी का केस है, और चार्ज एंटरिंग इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल वर्क डन ऑन द बैटरी, मतलब इस केस में हम लोग वर्क डन ऑन बैटरी कर रहे हैं, और यहाँ वाले केस में हम लोग वर्क डन बाय द बैटरी कर रहे हैं। जिसका फिजिकल मतलब क्या होगा यार, वर्क डन ऑन बैटरी और वर्क डन बाय बैटरी में से इसका फिजिकल मतलब क्या बनेगा, वर्क डन ऑन बैटरी एंड वर्क डन बाय बैटरी का। चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, तो फर्स्ट केस चार्जिंग है, बैटरी की चार्जिंग हो रही है, और सेकंड केस बैटरी की डिस्चार्जिंग है। उसके अलावा कंसेप्ट ऑफ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क डन ऑन बैटरी दैट मींस कि हम लोग एनर्जी बैटरी के अंदर डाल रहे हैं, बैटरी को पहले से ज्यादा एनर्जाइज कर रहे हो आप उसको, बैटरी में एनर्जी ऐड की जा रही है, ये इसका मतलब है। तो किसी एक्सटर्नल डिवाइस से, फ्रॉम सम एक्सटर्नल डिवाइस, जो कोई पर्सन हो सकता है, जो कोई कैपेसिटर हो सकता है, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस होगी जिससे बैटरी के अंदर एनर्जी को ऐड किया जा रहा होगा।
में हमेशा ध्यान रखो कि आप वर्क डन बेसिकली वर्क फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हो कि वर्क भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। तो डूइंग वर्क ऑन बैटरी मीन्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सम एक्सटर्नल डिवाइस टू द बैटरी। वो एक्सटर्नल डिवाइस में फिर बोल रहा हूँ आपसे, वो एक्सटर्नल डिवाइस ग्रेविटी हो सकती है, वो एक्सटर्नल डिवाइस कोई फोर्स हो सकती है। इन चैप्टर्स में, ये जो चैप्टर अभी आप पढ़ने वाले हो, इन चैप्टर्स में हमारा एक्सटर्नल डिवाइस नॉर्मली कैपेसिटर होगा या फिर कोई दूसरी बैटरी होगी। बट वैसे इन जनरल एक्सटर्नल सोर्स कैन बी ग्रेविटी, एनी फोर्स, सम पर्सन, कैपेसिटर, बैटरी, रजिस्टर, कुछ भी हो सकता है। और दूसरे वाले केस में जहां पर आप कह रहे हो कि वर्क डन बाय द बैटरी, तो इसका सीधा सा मतलब है, इसका मतलब एनर्जी बैटरी के अंदर से निकल करके और किसी एक्सटर्नल पर्सन की तरफ जा रही होगी। तो एनर्जी इज आउट ऑफ द बैटरी, ये इसका फिजिकल मतलब हो गया। मैथमेटिकली वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला लगाओगे वो सिंपली है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन बाय बैटरी या वर्क डन ऑन बैटरी। बाय और ऑन इसके हिसाब से देखा जाएगा आपका। चार्ज कमिंग आउट ऑफ अ पॉजिटिव टर्मिनल बाय चार्ज गोइंग ऑन टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑन। फर्स्ट कंसेप्ट। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, इस कंसेप्ट को एक बार यूज करके दिखाऊंगा आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स में। तो जब हम कैपेसिटर की चार्जिंग करने की बात कर रहे होते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करना है मान लीजिए, तो हमने क्या किया, एक अनचार्ज कैपेसिटर लिया, इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर, और उसको किसी गिवन बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओरिजिनली अनचार्ज कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करो और न्यूमेरिकल वैल्यूज लेंगे। कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 4 माइक्रोफैराड लेते हैं, 4 म्यूएफ, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पर 6 वोल्ट का मानते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी से कैपेसिटेंस कनेक्ट किया, इनिशियली अनचार्ज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, बैटरी 6 वोल्ट। बहुत फंडामेंटल है, बहुत फंडामेंटल में आपको ये बताना है कि बैटरी ने क्या काम किया होगा। यहाँ पर वर्क डन बाय बैटरी यहाँ पर क्या लिखोगे, और बहुत बेसिक फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हो। यहाँ पर फाइनल चार्ज कितना स्टोर होगा, फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। 6 वोल्ट की बैटरी है, 4 का कैपेसिटर से, अगर कैलकुलेट कर ले बेसिक फॉर्मूला Q इक्वल टू CV लगा करके, है ना, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज बनेगा यार 6 वोल्ट की बैटरी से इसे 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस के ऊपर अगर चार्ज कैलकुलेट करते हो बाय दिस रिलेशन C into V वाले थे, तो अमाउंट ऑफ चार्ज 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 24 माइक्रोकूलम। 24 माइक्रोकूलम का चार्ज इस बैटरी से गया है अगर, तो दिस इज द केस ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी। तो वर्क डन बाय दिस बैटरी विल बी इक्वल टू, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट और दिस अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि 24। और क्योंकि ये माइक्रोज में है तो ऑब्वियसली आपका आंसर भी माइक्रो जूल्स में आएगा, जो अराउंड 144 हो गया। जिसका फिजिकल मतलब ये होगा कि यहां से एनर्जी निकल के जा रही है, इसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब इसके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी तो वो कहीं और एब्जॉर्ब हो रही होगी। एनर्जी का फॉर्म बदल सकते हैं, डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते उसको, तो यहाँ से जो केमिकल एनर्जी रिलीज होगी वो किसी और फॉर्म में चली जाएगी और वो बेसिकली कैपेसिटर के फॉर्म में आएगी। बट अगर आप कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट करो तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस, चार्ज Q 24 या फिर हाफ CV स्क्वायर, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करें ना, ऊपर वाली वैल्यू आपकी बन रही है अराउंड 144 माइक्रोजूल, और ये वैल्यू Q स्क्वायर बाय 2C के हिसाब से अगर Q की वैल्यू रखा जाए 24 यहाँ रखा जाए, 24 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू दिस कैपेसिटेंस, आप अपने लेवल पे कैलकुलेट करो, ये आंसर आएगा 72 माइक्रोजूल्स। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल द फॉर्म्स, ये हर जगह होल्ड करना चाहिए। एनर्जी के जितने भी फॉर्म हैं उन सबका टोटल तो हमेशा कंजर्व होगा।
ये तो किसी भी सिस्टम के लिए, चाहे वो मैकेनिक्स पढ़ रहे हो चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, समेशन ऑफ एनर्जी इन ऑल द फॉर्म्स, जितने भी फॉर्म की एनर्जी हो सकती है उन सबका समेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। यही इसकी बेस लाइन है। ये उस स्टेटमेंट पर लिख रहे हो आप कि एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो सम ऑफ एनर्जी इन ऑल पॉसिबल फॉर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। और यहाँ पर कौन कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी आप उम्मीद कर रहे हो इस क्वेश्चन में? एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं? पूरी फिजिक्स की बात करोगे तो पूरे फिजिक्स में एनर्जी के कई सारे फॉर्म, काइनेटिक फॉर्म है, उसका पोटेंशियल फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म जिसको मैकेनिकल एनर्जी कह देते हो, उसके अलावा साउंड एनर्जी का फॉर्म, लाइट एनर्जी फॉर्म। इस तरीके से जितने भी आपने टाइप ऑफ एनर्जीज पढ़ रखी है हमने, लाइट, साउंड, न्यूक्लियर, थर्मल, ये सब कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जीज पढ़ रखे हैं आपने। इतना तो आपको आइडिया लग जाएगा ना कि सर्किट्स के न्यूमेरिकल में, सर्किट वाले क्वेश्चंस में इनमें से कौन सी एनर्जी को आप यूज कर सकते हो। क्या यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है? क्या यहाँ पर मतलब कहीं पर कोई मोशन इन्वॉल्व हो? तो नेचुरल से ये इसलिए बोल रहा हूँ ना कि किसी किसी क्वेश्चन में ये भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और आपको यही स्टेटमेंट यूज करना होगा। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे भी आते हैं कि चार्जिंग के वक्त कैपेसिटर के अंदर मूवमेंट, इनकी प्लेट्स आपस में मूव कर रही हैं, दैट मींस हो सकता है काइनेटिक एनर्जी लगी हो वहां पर। आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था, लास्ट क्लास में, जब कैपेसिटर की एक प्लेट से स्प्रिंग अटैच की थी हमने, वो याद है क्वेश्चन? हाँ सबसे सर। लास्ट। यस सर। तो फिर चार्जिंग के वक्त अगर स्प्रिंग एक्सपेंड होगी या स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन को जनरलाइज लेवल पर डिस्कस करने की जरूरत है कि इन जनरल न्यूमेरिकल्स में ये कोई भी एनर्जी यूज की जा सकती है। ऑब्वियसली साउंड और लाइट तो फिलहाल नहीं लेंगे, कैपेसिटर के अंदर साउंड और लाइट की तो बात होगी नहीं, न्यूक्लियर की भी बात नहीं होगी। तो पोटेंशियल आ सकता है, थर्मल आ सकता है, और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म, ईएम फॉर्म, जिसको कहा जाता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सब फिजिक्स में एनर्जी से, एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, थर्मल के फॉर्म में। इस न्यूमेरिकल में अब आप मुझे बता दो, इतना तो आइडिया लग ही गया होगा यार, कौन सा एनर्जी का फॉर्म दिख रहा है आपको? यहाँ कोई स्प्रिंग नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई साउंड नहीं आ रही है, कोई लाइट नहीं आ रही है, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रही है इसमें। तो इसके अंदर एनर्जी आपकी या तो थर्मल के फॉर्म में होगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगी। यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं हो रही। सिर्फ इस न्यूमेरिकल में दो ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो है थर्मल और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। और थ्योरी ये कहता है कि टोटल सम जो होगा, इनका टोटल समेशन कांस्टेंट। इसको अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो, इस रिजल्ट को ये भी कहा जा सकता है दैट चेंज ऑफ एनर्जी इन ऑल द फॉर्म्स, जब समेशन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म कांस्टेंट है तो चेंज ऑफ एनर्जी इन ऑल द फॉर्म्स हैज टू बी जीरो। यही फंडामेंटल कंसेप्ट लगेगा इस न्यूमेरिकल्स में। चेंज ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म के अंदर ये सारे फॉर्म आएंगे। डिपेंड करता है न्यूमेरिकल के अंदर इसमें से क्या है। ऑब्वियसली ये तीन नहीं आएंगे, साउंड, लाइट, न्यूक्लियर, ये तीन तो नहीं आएंगे। इसके भी चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम है कि मैग्नेटिक फील्ड को इसमें ऐड कीजिए। बट पोटेंशियल एनर्जी यूज कर सकते हैं, कनेक्टिंग स्प्रिंग लगा करके, ग्रेविटी लगा करके, इसका यूज किया जा सकता है। एक फॉर्म हमसे रह गया, देखो मतलब पूरी लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी इसकी। केमिकल एनर्जी, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म ही है। तो इस न्यूमेरिकल में बैटरी है मतलब केमिकल एनर्जी है, कैपेसिटर है चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा उसके अंदर, और
चार्ज करते वक्त इन कंडक्टिंग वायर्स में करंट दौड़ेगा, तो करंट दौड़ने से हीटिंग इफेक्ट आता है, यानी कि थर्मल एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी एक बार फिर बोल रहा हूं, बैटरी, उसके अंदर एनर्जी का फॉर्म केमिकल। कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। वायर्स में जब करंट जाएगा तो जूल्स लॉ के हिसाब से हीटिंग इफेक्ट होता है, यानी कि थर्मल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में 3 टाइप की एनर्जी हमारी लगी हुई है। तो हम क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ एनर्जी इन द केमिकल फॉर्म प्लस चेंज ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म प्लस चेंज ऑफ एनर्जी इन द थर्मल यानी कि हीट फॉर्म, इन सबका समेशन 0, इन सबका समेशन वैल्यू 0 आना चाहिए। अब ये जो चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी है, यही चीज मैथमेटिकली वर्क ऑफ बैटरी को रिप्रेजेंट करता है। चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी रिप्रेजेंट्स वर्क ऑफ द बैटरी। चेंज ऑफ द एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी है उसमें जो चेंज आ रहा है वो कैपेसिटर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सो फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा, देखो फाइनली आंसर अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करना चाहूँ, change of chemical energy of battery which represents work done by the battery, which represents work done by the battery यानी कि 144। change in the electric field energy जो कि कैपेसिटर के एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा, वो 72। और change of heat energy H equal to 0। अब इसके आगे आप साइन कन्वेंशन क्या लगाओगे, बैटरी की केमिकल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बैटरी के केमिकल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। राइट। अगर बैटरी से चार्ज निकल रहा है यानी कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो सबको पता है कि डिस्चार्ज होने वाली बैटरी एक टाइम के बाद उसकी केमिकल एनर्जी खत्म हो जाती है। डिस्चार्जिंग बैटरी में केमिकल एनर्जी डिक्रीज होती है, तो चेंज ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू हमेशा नेगेटिव रखोगे, यानी 144 के आगे -9। चेंज ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म, जो कि कैपेसिटर की भी एनर्जी कह सकते हो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो मैंने आपसे कहा था कि कैपेसिटर पहले से अनचार्ज था, यानी कि पहले यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। जब बैटरी ने इसको चार्ज किया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी, मतलब ये एनर्जी ग्रो कर गई, 0 से कुछ नॉन जीरो हुई है, दैट मीन्स इसके आगे पॉजिटिव चेंज आएगी। अब आप निकालो चेंज ऑफ हीट एनर्जी, मतलब थर्मल एनर्जी कितना आएगा इस क्वेश्चन में? तो -144 + 72 + ये अगर 0 आ रहा है, दैट मीन्स की हीट एनर्जी की वैल्यू +72 माइक्रो जूल्स, मतलब 72 माइक्रो जूल्स इस प्रोसेस में हीट लॉस हुआ होगा। पॉजिटिव में डेल्टा है, मतलब चेंज ऑफ थर्मल एनर्जी पॉजिटिव आने का मतलब कि थर्मल कंटेंट बढ़ गया। चेंज ऑफ थर्मल एनर्जी के आगे पॉजिटिव साइन आने का मतलब एनर्जी का हीट वाला फॉर्म इंक्रीज हो रहा है, मतलब ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर। अब बताओ आपको कुछ क्लियर? बहुत बेसिक एग्जांपल में, फिर मैंने पहले बोल दिया था कि ये बहुत फंडामेंटल एग्जांपल है, लेकिन कंसेप्ट तक पहुंचने के लिए इसको समझना जरूरी है। इसमें कोई डाउट, इसमें जो पॉइंट लिखे हैं और ये जो इधर जो आपको लिखा गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन तो आप पूरे फिजिक्स में कहीं भी इंप्लीमेंट कर दीजिए, पूरे फिजिक्स में। चेंज ऑफ एनर्जी इन ऑल द फॉर्म, किसी भी प्रोसेस में, इक्वल टू 0। डन हो तो बताओ यार, आगे बढ़े फिर। अगर ये डाउट है तो डाउट पूछो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। सर सर वो जो अपना ये अभी निकाला था वर्क डन बाय बैटरी एंड ऑन बैटरी वाला, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। देखिए मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि बाय दो तरीके। हाँ जी, वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। हाँ WB+ है, WB पॉजिटिव है, और जो UC है इसको आप डेल्टा UC भी कह सकते हो चाहो तो, क्योंकि कैपेसिटर पहले से तो चार्ज था ही नहीं, तो जो भी इसकी एनर्जी है वही उसका चेंज है, ये भी पॉजिटिव है।
बैटरी का पॉजिटिव वर्क मतलब चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी माइनस में आएगी। ये आप देख लो जरा, क्योंकि यहाँ पर गलती हो जाती है। यस सर। बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी जब डिक्रीज करेगी तभी तो वर्क कर पाएगी। कोई भी आदमी वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी डाउन नहीं हो जाएगी। यस सर। आप इंसान की बात कर लो, हम लोग इंसान हैं, हम लोग अगर सुबह 1 घंटा दौड़ ले तो हम थकेंगे नहीं, और दौड़ना एक वर्क डन ही है। तो डूइंग वर्क डन मतलब डिक्रीजिंग द एनर्जी वैल्यू। यस सर। आगे बढ़े यार, यस बोलो। सर। ठीक है जी। अब ये लाइन ध्यान रखना, अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपको मल्टीपल फॉर्मूलोज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं तो फिर अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो फिर सबके लिए तुमको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा कि डाइलेक्ट्रिक वाले में ये फॉर्मूला, इसमें ये फॉर्मूला, इसमें ये फॉर्मूला, 50 फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे आप। और अगर ये बात समझ में आती है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। करके दिखा रहा हूं एक और प्रॉब्लम। और अभी थोड़ी देर के लिए इस लिस्ट को रखते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। एक प्रॉब्लम ये देखो, इसमें बहुत केयरफुली इस प्रॉब्लम को करिएगा, बहुत केयरफुली। इसमें हमने कहा कि ये 2 प्लेट्स है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं और इनकी कैपेसिटेंस डिफाइन की गई है। कैपेसिटेंस की वैल्यू दी गई है इनकी 4 माइक्रोफैरेड। लेकिन लेफ्ट प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो +6 माइक्रोकूलम्ब का है, और राइट वाली प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो +2 माइक्रोकूलम्ब। ये चार्जेस हैं इनके, +6 माइक्रोकूलम्ब और +2 माइक्रोकूलम्ब। पहले से ही चार्ज है, पहले से ही इन दोनों प्लेट्स के ऊपर ये चार्जेस हैं, और अब हम इनको ला करके एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी चार्ज है, उसके बाद ला करके एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जा रहा है, जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का है। मतलब यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया और आपसे कहा जा रहा है कि पहले ये स्विच ओपन है, पहले ये स्विच ओपन है, उस टाइम पर इधर +6 माइक्रोकूलम्ब है, इधर +2 माइक्रोकूलम्ब है। फिर हम इस स्विच को बंद करेंगे और फिर इसमें हीट लॉस पूछा जाएगा या कोई भी चीज पूछी जाएगी। मेनली हीट लॉस पूछते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस में हीट लॉस से पूछा जाता है, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में हीट लॉस। वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि वो पूछना क्या चाहते हैं। तो ऑलरेडी चार्ज प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट करने पर कितना हीट लॉस होगा, ये क्वेश्चन है। अब कहने को ये नया क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन मेरा ये स्टेटमेंट है कि अगर मुझे ये बात समझ में आ रही होगी तो ये आसान है। और इतना तो आप, मतलब इतनी फिजिक्स तो आती है ना कि यार ये तो एटलीस्ट आप आइडिया लगा ही सकते हो कि इसमें कौन कौन से एनर्जी के फॉर्म है। बैटरी दिख रही है तो बट नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर केमिकल एनर्जी का फॉर्म आएगा। कैपेसिटर दिख रहा है, इसका मतलब बट ऑब्वियस है कि चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होगा, या उसको आप चेंज ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो। तो चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कह लीजिए, या फिर चेंज ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म, दोनों का मतलब एक ही है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो या फिर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कह लीजिए, सेम मतलब है। मैग्नेटिज्म में एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलो या एनर्जी ऑफ इंडक्टर बोलो, उसका भी सेम मतलब है, जिसका फॉर्मूला ½ Li²। Energy of magnetic field is same as the energy of inductor. Energy of electric field is same as the energy of capacitor. तो केमिकल एनर्जी, कैपेसिटर एनर्जी और प्लस वायर्स लगाए हैं आपने, तो वायर्स की वजह से हमेशा हीटिंग इफेक्ट होता है। तो चेंज ऑफ थर्मल एनर्जी यानी कि हीट, H फॉर द हीट, C फॉर द कैपेसिटर, और ये केमिकल। टोटल वैल्यू 0। यही कंसेप्ट लगना है इसमें। अब आपके लिए काम ये बचा है डेल्टा E केमिकल निकालना और डेल्टा E कैपेसिटर निकालना, ये काम बचा है। तो पहले क्या स्टेटस है देखो, पहले
पहले यहाँ पर कितनी एनर्जी स्टोर है, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है पहले, ये जरा आप कैलकुलेट करो। स्विच बंद करने से पहले कैपेसिटर में क्या एनर्जी है? देखिएगा, ये ओपन स्विच का केस है। अब मैं क्लोज स्विच का केस दे रहा हूं आपको। क्लोज स्विच में क्या होगा? देखो जी, बैटरी के बारे में दो बातें हैं। एक तो है एक ऐसी डिवाइस जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। दूसरा, जितना पॉजिटिव चार्ज ये डिलीवर करेगी, मतलब बैटरी के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, ये चार्ज, कई लोग सोचते हैं कि बैटरी चार्ज क्रिएट करती है। बैटरी चार्ज वार्ज क्रिएट नहीं करती, वो चार्ज को सिर्फ फ्लो करा सकती है। बैटरी कैन नॉट क्रिएट चार्ज का मतलब ये हुआ, टोटल चार्ज अभी भी आपके पास 8 माइक्रोकूलम ही रहने वाला है। टोटल चार्ज यहाँ पर 8 माइक्रोकूलम है, तो इन दोनों को मिला करके अभी भी आपका 8 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते बैटरी के थ्रू आप। हाँ, बस इतना सा फर्क होगा, इतना फर्क होगा कि अभी जब स्विच ऑफ है तो ये +6 और +2 का डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, टोटल चार्ज 8, लेफ्ट साइड पर चार्ज दिखाओगे +4 माइक्रोकूलम, राइट साइड पर चार्ज दिखाओगे +4 माइक्रोकूलम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट लगाना होगा इसमें। टोटल चार्ज का हाफ लेफ्ट साइड, हाफ इस तरफ। अब टोटल 6 माइक्रोकूलम में से अगर 4 माइक्रोकूलम लेफ्ट साइड है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करते हुए दिखाओगे कि 2 माइक्रोकूलम यहाँ पर आएगा और अपोजिट साइड पर -2 माइक्रोकूलम। ये रिकॉल कर पा रहे हैं आप प्रीवियस कंसेप्ट के लिए? पहले पढ़ाया जा चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट सिस्टम। यस सर। देखिए, अब बैटरी का सिर्फ एक काम होगा। देखिए अभी क्या सिचुएशन बन रही है कि इस 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा, पुराने नोट्स देखना तो उसमें ये पॉइंट भी है। इस पॉइंट को भी हम लोगों ने डिस्कशन में किया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम Q/C वाले फॉर्मूले से ला सकते हैं। और तब ये बात कही गई थी कि जो Q होगा वो अंदर वाले साइड का चार्ज लेंगे आप। और लॉजिकल भी है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है। तो हमारा एक और जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेशन EDR। बाहर के दोनों पॉजिटिव चार्जेस की वजह से क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? देखो आप, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्जेस बराबर है। क्या इन चार्जेस का यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? नो सर। नहीं आएगा। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी है। मेटल है ये, मेटल, तो ये राइट साइड की सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर जाने ही नहीं देगा। तो इस स्पेस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अंदर वाले चार्जेस की वजह से होगी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी अंदर वाले चार्ज की वजह से होगा। बाहर के चार्जेस का प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता। और अगर ये 2 माइक्रोकूलम है और कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 दी थी मैंने आपको, कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 दी थी, तो 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 4 माइक्रोफैराड करोगे तो इसका मतलब अभी इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट का है। इस समय 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। बैटरी का काम क्या होगा? बैटरी कनेक्ट करने से क्या हो जाता है? बैटरी बेसिकली बायसिंग है। बैटरी का मतलब सिस्टम को बायस कर देना, और बायसिंग आप बेटर समझ सकते हो जनरल लाइफ में। कोई बायसिंग, तभी तो आप फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग बोलते हो ना। बायसिंग का मतलब ये होता है
कि इस बैटरी को जहां पर आपने कनेक्ट कर दिया, अब उनका पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट हो जाएगा, जो पहले 0.5 वोल्ट था। तो कनेक्टिंग बैटरी मींस सिंपल एक काम करना है आपको, नाउ दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 9 वोल्ट। इतना ही काम होगा, जो पहले 0.5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस थी वो 9 वोल्ट हो जाएगी बैटरी की वजह से। लेकिन बैटरी से टोटल चार्ज नहीं बदलेगा, फिर बता दूं आपको। तो टोटल चार्ज अभी भी मेरे पास 8 माइक्रोकूलम रहने वाला है, तो अभी भी आउटर साइड अभी भी आपका 4 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम भी रहेगा, लेकिन इनर साइड के चार्ज बदल जाएंगे और इनर साइड के चार्जेस की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 9 वोल्ट आनी चाहिए। और ये रिजल्ट विच इज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चार्ज बाय कैपेसिटेंस, 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है इसकी और 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, दैट मींस अब आप ये कहोगे कि अंदर वाली साइड पर अब 36 माइक्रोकूलम लेफ्ट साइड होगा और -36 राइट साइड पर। ये इनके चार्जेस होंगे। नोटिस करिएगा टोटल चार्ज अभी भी 8 माइक्रोकूलम भी रहने वाला है आपका, क्योंकि ये प्लस माइनस तो 0 हो जाएगा। दो बातें जो मिसकंसेप्शंस भी हैं लोगों के माइंड में, ऐसा लगता है कि बैटरी की वजह से चार्ज बदलता है, कभी नहीं बदलेगा। बैटरी किसी भी सिस्टम के चार्ज को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकती, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती हो आप। बैटरी की वजह से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, चार्ज की टोटल वैल्यू को प्लस माइनस कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप पोटेंशियल डिफरेंस एडजस्ट किया जाता है बैटरी से, जितने वोल्ट की बैटरी आप लगाओगे उतनी ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होती है, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी है। बोलो, समझ आया बात यहाँ तक? यहाँ Yes, तक ये sir. दोनों बातें समझ आ गई? बढ़े आगे फिर? Yes, sir. है ना? अब चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी बताइए कितना हुआ। तो इस प्लेट पर जहां +2 माइक्रोकूलम चार्ज था अंदर की तरफ, वहां अब +36 हो गया। कैसे पॉसिबल होगा यार ये? मतलब इस पूरे प्लेट पर अब 40 माइक्रोकूलम हो गया, 4 बाहर और 36 अंदर, 40 माइक्रोकूलम इस प्लेट पर है, जबकि इस प्लेट पर पहले 6 था। तो इस वाली मैंने कहा ना, बैटरी टोटल चार्ज नहीं बदल सकती, रीडिस्ट्रीब्यूट करा सकती है। +6 माइक्रोकूलम से नाउ टोटल +40, यानी कितना चार्ज इस प्लेट में ऐड किया गया है आप बता सकते हो? +6 से +40 हो गए आप, यानी कि +34 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पर आया है। और राइट वाली प्लेट को देखिए, +2 माइक्रोकूलम था वो, और यहाँ -36 और +4, -36 +4, यानी कि टोटल -32 हो गया। ये यहाँ पर टोटल चार्ज -32 माइक्रोकूलम का है, यहाँ टोटल चार्ज +40 माइक्रोकूलम का है। +2 माइक्रोकूलम से -32 माइक्रोकूलम होने का मतलब क्या हुआ? कितना चार्ज डिक्रीज हुआ इस प्लेट पर? टोटल चार्ज जो इस वाली प्लेट पर डिक्रीज हुआ, +2 से -32, मतलब 34 माइक्रोकूलम इसने लॉस किया अपना। और एक्चुअली लॉस वॉस कुछ नहीं हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये प्लेट 34 माइक्रोकूलम चार्ज रिलीज कर रही है और ये प्लेट उस चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज करा सकते हो, बैटरी से ट्रांसफर ऑफ चार्ज पॉसिबल है, क्रिएशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, इस प्लेट का चार्ज इस प्लेट पर गया, वो गया तो बैटरी से ही, वो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होके गया तो बैटरी के रास्ते से ही। ऐसे में बैटरी ने कुछ काम किया होगा, जितना रीडिस्ट्रीब्यूट किया आपने चार्ज को, 34 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी के रास्ते से जा रहा है, तो 34 मल्टीप्लाइड बाय दिस 9 चार्ज इनटू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, 34 into 9, ये वर्क डन बाय बैटरी होगा
और डेल्टा ई केमिकल के आगे माइनस साइन लगेगा 34 इंटू 9। कोई क्वेरी है इसमें? माइनस क्यों है सर? यहाँ चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी लिख रहे हैं, यहाँ वर्क डन लिख रहे थे। बैटरी का पॉजिटिव वर्क होने का मतलब केमिकल एनर्जी घट रही होगी उसकी वर्क में, और चेंज ऑफ एनर्जी में नेगेटिव हमेशा साइन डिफरेंस आता है। पॉजिटिव वर्क मतलब चेंज ऑफ एनर्जी नेगेटिव। अभी मैंने ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल दिया था। Yes, sir. भाई हम पढ़ रहे हैं अभी, तो हम भी तो वर्क ही तो कर रहे हैं, पढ़ रहे भी तो मेंटल वर्क तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन 2 घंटे में हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, हमें फिर कुछ खाने को चाहिए। तो डूइंग पॉजिटिव वर्क मतलब रिलीजिंग सम एनर्जी। चेंज ऑफ कैपेसिटर एनर्जी, इसका भी आप एक रिजल्ट बताओ यार। कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला, कई सारे फॉर्मूले हैं कैपेसिटर की एनर्जी के। Q²/2। हाँ, बहुत सारे फॉर्मूले कैपेसिटर की एनर्जी के। मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ हाफ Q इंटू वी। ये भी एक फॉर्मूला है कैपेसिटर की एनर्जी का, एक फॉर्मूला ये भी है हाफ QV, या फिर हाफ CV²। तो हाफ CV² लगा सकते हो, हाफ QV लगा सकते हो, Q²/2C लगा सकते हो। कितना होगा उस हिसाब से यार चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो फाइनल एनर्जी कितनी है इसकी, देखिए फाइनल एनर्जी। फाइनली ये 9 वोल्ट है, और कैपेसिटर के किसी भी फॉर्मूले में जो Q होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, कैपेसिटर के किसी भी फॉर्मूले में जो Q लिखते हो आप, ये हमेशा अंदर वाले चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं हाफ QV का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो मैं ये लिखूंगा इट इज हाफ चार्ज अंदर वाली साइड पर 36 एंड नाउ पोटेंशियल डिफरेंस 9। ये फाइनल एनर्जी है, माइनस इनिशियल एनर्जी जब लिखेंगे तो हाफ अंदर वाली साइड पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है एंड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस वाज 0.5। तो ये चेंज ऑफ कैपेसिटर एनर्जी कह लीजिए, या चेंज ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म कह लीजिए, दोनों का एक ही मतलब है। और प्लस डेल्टा EH इक्वल टू 0। अब इससे निकालेंगे हीट लॉस कितना हुआ होगा। एक लाइन बस बिठा दो आप कैपेसिटर वाले में, कि कैपेसिटर के ये जो फॉर्मूले होते हैं, एनर्जी के फॉर्मूले या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू Q/C, इनमें जो Q, इन फॉर्मूले में जो Q एंटर करेगा वो अंदर वाली साइड का चार्ज एंटर करेगा। ये अपने दिमाग में बिठा दो आप। और वर्क बाय बैटरी के बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। वर्क बाय बैटरी जो होता है, इसमें लोग गलतियां क्या करते हैं, आप भी करोगे और किया भी होगा पास्ट में, वो ये वाले चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 वाले से, 40 इंटू 9 कर देते हैं। जबकि स्टेटमेंट क्या है, बैटरी का सिर्फ एक काम होता है, एक प्लेट के चार्ज को दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर करना। तो आपको कैलकुलेट ये करना पड़ेगा कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज कितना किया मैंने। 40 पूरा ट्रांसफर नहीं किया आपने, क्योंकि ऑलरेडी +6 पे थे अब। तो ट्रांसफर अमाउंट सिर्फ 34 है, और ट्रांसफर अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए ही वर्क डन किया जाएगा। बढ़ जाए आगे, अगर लिख लिया हो, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। यस सर। बढ़ जाए बच्चा लोग, आगे बताइए अगर नोट कर लिया हो इसको, आगे बढ़े। Yes, यस sir. सर। एक क्वेश्चन और लिखा रहे हैं अभी। मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं, आप मुझसे फॉर्मूले मत एक्सपेक्ट करो कि यार हीट लॉस का कोई रटा रटाया फॉर्मूला दे दो आप, नहीं हो पाएगा। करना आपको ही पड़ेगा बार बार। फॉर्मूला होता तो मैं दे देता। और अगर किसी बुक में फॉर्मूला दिया भी हो ना, तो मेरा सजेशन ये है कि उस पर ट्रस्ट मत करना फिर कभी भी। एग्जाम्स में धोखा होगा आपको, 100% धोखा होगा।
एक और प्रॉब्लम क्या है, इलस्ट्रेशन ही है, इसी कंसेप्ट के ऊपर ये भी एग्जांपल है। तो यहाँ पर भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं जिसको कनेक्ट किया जा रहा है बैटरी के साथ। 12 वोल्ट बैटरी मान लेते हैं अपनी बार, 12 वोल्ट की बैटरी और 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है, या 2 मान लेते हैं। इसमें क्वेश्चन लिख लो आप, है ना, क्वेश्चन लिखो और थोड़ा सा अपने आप ट्राई करके बताओ क्या आंसर आना चाहिए। सो क्वेश्चन ये है, द प्लेट सेपरेशन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्लेट सेपरेशन is the plate separation is decreased, the plate separation is decreased to half of present value. The plate separation is decreased to the half of present value. Find work done in this process. Find work done in this process. Find work done in this process. और एक और बात समझा दें आपको, assume the process to be quasi-static. Assume the process to be quasi-static. क्या मतलब होगा इसका? सब बहुत धीमे धीमे। हाँ, मतलब कि एक्सटर्नल वर्क बहुत नहीं, तो भाई तो पूछा यार, ये फंस जाओगे। वही तो पूछा, कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो बैटरी का है कि एक्सटर्नल? अब ये तो हमको समझना है। देखो ये आप हमसे तो पूछ ले रहे हो, लेकिन बुक्स में नहीं लिखा होता और पेपर में भी नहीं लिखा होता है। क्या मतलब निकालोगे इसका? पेपर में भी ऐसे ही होगा, कैलकुलेट द वर्क डन। अब आपको क्या लग रहा है कि किसका वर्क पूछा जा रहा होगा? मैं जानबूझ करके नहीं बोला, क्योंकि जिस तरीके से पेपर आना है वैसे मैं भी बात कर रहा हूँ। कैलकुलेट द वर्क डन, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है कि यार किसका वर्क पूछ रहे हैं? बैटरी। कैपेसिटर ना जी, जब भी किसी क्वेश्चन में ये कहा जाए ना कि कैलकुलेट द वर्क डन, दैट मींस आप समझ जाना कि किसी बाहरी पर्सन का वर्क पूछा जा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। बैटरी या कैपेसिटर का वर्क पूछने के लिए वो क्लियरली मेंशन करेंगे। बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट द वर्क डन मतलब वर्क बाय सम एक्सटर्नल पर्सन। आप सुनिए, करना चाहोगे अटेम्प्ट तो बताओ, अगर ट्राई करना चाहते हो। यस सर। 1 मिनट में आप देखो और कोशिश करो, भाई सही गलत जैसा भी हो, लेकिन एक बार ट्राई करके देखो क्या कहता है। इन क्वेश्चंस को प्रोसीड करने से पहले, मतलब मैथमेटिकल पार्ट में एंटर करने से पहले, मैथ्स में जाने से पहले, आप अपने लेवल पर ये जरूर सोच लीजिए कि इसमें एनर्जी किन किन फॉर्म में यूज हो रही है, कौन कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं। बताइए बच्चे लोग, एनर्जी के फॉर्म्स बताओ ताकि उनका डेल्टा जीरो कर पाए। डेल्टा ई के फॉर्म किस किस फॉर्म में है, वो इंस्ट्रूमेंट देख के मालूम चल जाता है कौन कौन से फॉर्म है यहाँ पर। बैटरी, इससे कौन सा एनर्जी आएगा, किस फॉर्म के केमिकल। तो ये हो गया। कैपेसिटर लगा हुआ है तो चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हो गया। वायर्स लगे हैं तो रेजिस्टेंस होगा, मतलब कि हीट लॉस होगा, तो डेल्टा ई हीट लॉस।
एच, डेल्टा ई हीट लॉस। और किसी पर्सन ने प्लेट सेपरेशन रिड्यूस किया है, तो क्या कोई मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है इसमें, मैकेनिकल एनर्जी नहीं आ रही है? यस सर। कहीं भी अगर कोई ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है, पर्सन इन्वॉल्व है जो किसी चीज को धक्का दे रहा है, तो वो भी तो काम कर रहा होगा कुछ। यस सर। राइट, तो यहाँ पर एक और आएगा, चेंज ऑफ एनर्जी एक्सटर्नल, और इन सबका समेशन 0। ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मैंने वर्क डन नहीं लिखे हैं, चेंज ऑफ एनर्जी लिखे मैंने। वर्क डन और चेंज ऑफ एनर्जी में हमेशा माइनस का डिफरेंस आएगा। एक एक करके लाओ। चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी क्या होगा, विच मींस वर्क डन बाय द बैटरी। तो क्या होगा, अभी यहां पर कितना चार्ज है, 12 वोल्ट बैटरी, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है, तो 12 into 2 करके देखो, यानी प्लस 24 माइक्रोकूलम यहां पर और माइनस 24 माइक्रोकूलम यहां पर। और प्लेट की सेपरेशन को जब रिड्यूस कर दिया होगा, प्लेट सेपरेशन रिड्यूस करके हाफ कर दिया होगा, तो ये 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस चेंज हो गई होगी। कितनी हो जाएगी कैपेसिटेंस, प्लेट सेपरेशन को आधा कर देगा, हाफ कर दे तो 4 4, और 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस अगर हुआ तो 4 into 12, यानी यहाँ पर प्लस 48 माइक्रोकूलम चार्ज हुआ। तो कितना एडिशनल चार्ज ट्रांसफर किया मैंने, 24 पहले से ही था, अब 48 हुआ। डिफरेंस वैल्यू वो हमने ट्रांसफर किया है, तो डिफरेंस वैल्यू 48 और 24 का डिफरेंस, यानी आप ये कह सकते हो कि यहां से जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, ट्रांसफर ऑफ 24 माइक्रोकूलम हुआ, और इसको ही 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 24 into 12, बट ये वर्क डन है, इसके आगे लगाओ माइनस साइन, चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ बैटरी निकालने के लिए। प्लस चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, हाफ CV स्क्वायर लगा लीजिए, हाफ CV स्क्वायर। तो पहले कैपेसिटेंस 2 होगा, बाद में कैपेसिटेंस 4 हो जाएगी, तो हाफ CV स्क्वायर के हिसाब से हाफ बाद वाला कैपेसिटेंस 4 into 12 स्क्वायर, और माइनस हाफ पहले वाली कैपेसिटेंस 2 into 12 स्क्वायर, डेल्टा EC हो गया। प्लस डेल्टा E जो हीट के फॉर्म में होगा और डेल्टा E जो एक्सटर्नल एजेंट के फॉर्म में होगा, इन सबका समेशन 0 आएगा। एक बार आप आंसर लाओ, फिर आगे डिस्कस करें। एक बार थोड़ा सा ना कैलकुलेट करके ये बताओ मुझे, तो हम इसके आगे एक और स्टेप डिस्कस करेंगे। मतलब ये टोटल वैल्यू क्या बन रही है, चेंज ऑफ एनर्जी इन द हीट फॉर्म प्लस चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू कितना वैल्यू बनेगा ये। एक बार जरा कैलकुलेशन बता दो मुझे। माइनस हाफ CV स्क्वायर, नंबर्स के फॉर्म में, एक्चुअली यहाँ नंबर लिख दिया ना, नंबर्स के फॉर्म में कितना होगा ये, So 144 144 प्लस में कि माइनस में, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये ऑप्शन। प्लस प्लस मतलब ये जो आंसर आ रहा है ये प्लस 144 आ रहा है ना। हाँ सर। क्या मतलब होगा इसका, प्लस माइनस बहुत मैटर करता है भाई, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में प्लस माइनस की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब दो बातें हैं यार, ये जो प्लस 144 आप देख रहे हो, ये 2 का समेशन है, लेकिन एक लाइन इसमें ऐड कर दी कि ये पूरा प्रोसेस क्वासी स्टैटिक तरीके से हुआ है।
मतलब बहुत धीरे धीरे हुआ है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ 24 माइक्रोकूलम चार्ज है ये एट वेरी स्लो रेट, प्रॉब्लम की लैंग्वेज के हिसाब से चार्ज को तो ट्रांसफर किया है लेकिन बहुत धीरे धीरे ट्रांसफर किया है। और करंट की डेफिनेशन, करंट रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इफ वी आर ट्रांसफरिंग चार्ज एट ऑलमोस्ट जीरो स्पीड, करंट क्या बोली जाएगी इसमें? इस प्रॉब्लम में कितनी करंट बोलोगे? चार्ज गया लेकिन बहुत ही धीमे धीमे फ्लो कर रहा है, तो करंट नियरली जीरो होगी, लगभग करंट जीरो होगी। और अगर करंट की वैल्यू लगभग जीरो होगी तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी नहीं आएगा। डेल्टा EH को अप्रोक्सीमेटली जीरो माना जाएगा। अंडर दिस assumption की प्रोसेस वाज क्वासी स्टैटिक। स्लो होगा, बहुत धीमे, मतलब चार्ज जा भी रहा है, हमको ऐसा लग रहा होगा कि चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा। मतलब इतना स्लो प्रोसेस कि अगर यहाँ पर एमिटर लगाया जाए तो एमिटर को पता भी नहीं चल रहा है कि उसके रास्ते उससे चार्ज जा रहा है, एमिटर का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो दैट मीन्स कि चेंज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी इज प्लस 144 माइक्रोजूल। अपना आंसर बताओ क्या बनेगा? हमने पूछा था फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। -144 ये देने कीजिए, क्योंकि जब चेंज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी पॉजिटिव है तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का -144 कहेंगे आप। और फिजिकल मतलब क्या हुआ इसका? एक्सटर्नल एजेंट का पॉजिटिव वर्क डन आने का फिजिकल मतलब वो एनर्जी लूजर है या एनर्जी गेन कर रहा हूं? लूज कर रहा है। लूज। अरे यार यहाँ देखो भैया, क्या गेन कर रहा है? चेंज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी प्लस कह रहे हो, किसी की एनर्जी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो उस एक्सटर्नल पर्सन को एनर्जी मिली होगी ना। पॉजिटिव चेंज का मतलब क्या है कि आपने ऐड किया है कुछ, तो एक्सटर्नल पर्सन ने एनर्जी ऐड की है। और अगर किसी पर्सन में एनर्जी ऐड हो रही है तभी आप कहते हो कि उसका वर्क डन नेगेटिव है, मतलब एक्चुअल में उस पर्सन ने काम किया नहीं है, पर्सन के ऊपर काम किया गया है। एक्सटर्नल पर्सन रिसीव कर रहा है एनर्जी को और इसीलिए वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट -144 माइक्रोजूल। सर तो अल्टीमेटली ये जो सिस्टम बना है, सिस्टम पे वर्क डन है नहीं, ये सिस्टम वर्क कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट पे। राइट, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है जी, बढ़े आगे। और देखो एक बात बताओ, बाहरी पर्सन क्यों काम करेगा? मुझे एक बात बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर नीचे गिराना है, 10 मीटर नीचे फॉल करवाने के लिए आप कितना काम करोगे? बताओ। टू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट बाय 10 मीटर डाउनवर्ड, हाउ मच वर्क यू विल डू? बताइए, क्या वर्क करने की जरूरत है मुझे? नहीं सर। 10 मीटर नीचे गिरने के लिए क्या मुझे वर्क करने की जरूरत है? हम तो छोड़ दे, इसको छोड़ दो वैसे चला जाएगा, ग्रेविटी की वजह से चला जाएगा। लेकिन 10 मीटर उठाने के लिए अब आपको वर्क चाहिए। तो ये प्लेट, इन प्लेट्स को हम पास पास ला रहे हैं ना, तो इसके लिए मुझे क्या काम करने की जरूरत है भाई? एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, वो तो वैसे ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उनको क्लोज करने के लिए हमने कोई काम थोड़ी किया, काम तो यहाँ पर कूलम्बिक फोर्स ने किया है। अब ये बात नहीं समझ में आ रही कि वाई वर्क एक्सटर्नल माइनस में बोल रहा हूं मैं। इन दोनों प्लेट के बीच आपस में एक कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस चाहिए।
मतलब कि इसमें 0 एक्सेलरेशन चाहिए, तो नेचुरल सी बात है कि एक्सटर्नल फोर्स हमने राइट साइड लगाया होगा और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हो रहा है। आप मैकेनिक्स का फॉर्मूला भी लगा के देख लो, एक्सटर्नल फोर्स राइट साइड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हो रहा है, तो कैसा वर्क आना चाहिए इसका, खुद ही देख लो। वर्क डन बाय एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? ये पॉइंट क्लियर है? अभी भी डाउट है कोई? क्योंकि इसको अनलिमिटेड इक्वेशंस आएंगे, जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं होगी तब तक दिक्कत है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नो, ये इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक वाला प्रॉब्लम देखो जरा। तो इसमें अगर कहा जाए कि इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्टेड है या कनेक्टेड नहीं है, पहले मान लेते हैं कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, पहले वाला केस दूसरा है। पहले क्या है कि इस प्लेट पर और इस प्लेट पर चार्जेस है, इस पे प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू। मैं सिचुएशन जो ले रहा हूं वो है नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी, नॉट कनेक्टेड टू बैटरी। और एक पर प्लस क्यू एक पर माइनस क्यू, कैपेसिटेंस इनकी दे रखी गई होगी, सब कुछ दिया जाएगा बढ़िया से। और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं और वर्क डन कितना किया गया होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। एक क्वेश्चन है, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद क्या वर्क डन हुआ होगा, ये क्वेश्चन है। और डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली इंसर्ट करना है पूरे स्पेस में, कंप्लीट स्पेस में अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करें, how much work is done in this process? डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन में कितना वर्क होगा? देखो, अगर मैं सीधे वर्क की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन सुन लीजिएगा। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है और वर्क डन पूछा गया है कि कितना वर्क किया जाएगा। बताओगे इसमें एनर्जी किन किन फॉर्म में है? आप बताएं मुझे कि किस किस फॉर्म में एनर्जी आपको लग रही है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। चलिए, तो चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, सुनिए एक स्टेटमेंट और बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैपेसिटर एनर्जी। उसके अलावा नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, क्या कोई वायर्स लगे हैं यहाँ पर? नहीं सर। तो कोई करंट तो आएगा नहीं, यानी इसमें हीट लॉस नहीं होगा, उसके लिए करंट चाहिए, करंट के लिए वायर्स चाहिए। तो एक तो कैपेसिटर की एनर्जी हो गई, एक्सटर्नल एनर्जी। कोई बैटरी नहीं है तो केमिकल एनर्जी नहीं है, वायर्स नहीं है तो हीट नहीं है, तो सिर्फ एक ही चीज बची, वर्क एक्सटर्नल। बट वर्क नहीं लिखेंगे, आप लिखोगे चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, जो स्लैब को इंसर्ट कर रहा होगा इसके अंदर। इसमें भी एक चीज आएगी, इसमें भी एक पॉइंट आएगा, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में हम ये एज्यूम करेंगे कि ये भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। और ये किस रीजन के लिए मान रहे हैं हम? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कौन से रीजन के लिए मान रहे हैं इसको? इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इंसर्शन मतलब डाइलेक्ट्रिक की मूवमेंट होगी। हाँ सर। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है तो मूवमेंट होगी ना। हाँ सर। भाई मुझे अपनी फिंगर्स में रिंग डालनी है, तो रिंग को इंसर्ट करने के लिए रिंग को मूव करोगे आप?
तो इस प्रोसेस में मोशन इन्वॉल्व है, और मोशन इन्वॉल्व होगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म आ सकता है। उस काइनेटिक एनर्जी फॉर्म को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि इंसर्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक वाज quasi-static, very slow insertion. That means there is no kinetic energy involved in this process. Otherwise मुझे ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म भी यूज करना पड़ता है। इसके अलावा सुनिएगा, जब डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो क्या ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी यूज नहीं होगी? इसके पूरे डायग्राम को देखो। लोग कहते हैं कि यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक की स्लैब है, उसकी कुछ लेंथ होगी, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर दो प्लेट्स हैं जिनके बीच में उस स्लैब को इंसर्ट करना है। तो अगर ये स्लैब ऐसे हो, दो वर्टिकल प्लेट्स हो ऐसे जैसे हाथ रखे, और ऊपर से कोई चीज इनके बीच में गिरे, ऊपर से आकर के कोई चीज नीचे गिरे, तो क्या ग्रेविटी का वर्क डन यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काउंट नहीं करेंगे इसके अंदर, अगर मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही हो? बट अगर यही चीज हम ये कह रहे हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, प्लेट्स हॉरिजॉन्टल है और डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को हॉरिजॉन्टली इंसर्ट किया जा रहा है, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का इंसर्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कर रहे हो आप। अब बताओ, दो कंडीशन लगा दी, हॉरिजॉन्टल इंसर्शन कर रहे हैं और वो भी बहुत धीरे धीरे। तो चेंज ऑफ कैपेसिटर एनर्जी प्लस वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट प्लस चेंज ऑफ एनर्जी इन द काइनेटिक फॉर्म एंड प्लस चेंज ऑफ एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म, ये सब मिला करके 0 होने चाहिए। लेकिन क्वासी स्टैटिक कंडीशंस की वजह से ये टर्म 0 होगा और हॉरिजॉन्टल इंसर्शन की वजह से ये टर्म 0 होगा, यानी किसी न्यूमेरिकल में अगर इसको वर्टिकली इंसर्ट कर रहे होंगे तो ये फैक्टर भी आएगा। या तो प्रॉब्लम ये कहे कि ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस इसके हिसाब से हाफ QV हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस। तो फाइनल एनर्जी, बिकॉज बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज चेंज कर नहीं सकते, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, Q कांस्टेंट बाय 2। और अगर इसका पहले वाला कैपेसिटेंस C होगा तो डाइइलेक्ट्रिक आने के बाद उसकी कैपेसिटेंस K टाइम्स C हो जाएगी। कैपिटल C कैपेसिटेंस बिफोर द डाइइलेक्ट्रिक वाज इंसर्टेड माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। कैपिटल C डाइइलेक्ट्रिक आने के पहले वाला कैपेसिटेंस है, डाइइलेक्ट्रिक आने के बाद वो K हो जाएगा। चार्ज चेंज करेंगे नहीं बिकॉज कोई वायर नहीं है जहां से हम ट्रांसफर कर पाए चार्ज को, और प्लस डेल्टा E एक्सटर्नल इक्वल टू 0। एक बार वेरीफाई करेंगे ना कि डेल्टा E एक्सटर्नल की जो वैल्यू बनेगी, डेल्टा E एक्सटर्नल विल बी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड 1 अपॉन K माइनस 1। और K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, ये पता है, कैपिटल K 1 से ज्यादा होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा। दैट मींस ये नेगेटिव वैल्यू है, एक्सटर्नल एजेंट का चेंज ऑफ एनर्जी नेगेटिव है। नहीं सॉरी उधर चला जाएगा, 1 माइनस 1 बाई K पॉजिटिव है।
और इसका फिजिकल मतलब क्या होगा? डेल्टा ई एक्सटर्नल के पॉजिटिव आने का फिजिकल मतलब कहाँ से एनर्जी मतलब एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ को हो रहा है? सिस्टम से जो एक्सटर्नल एजेंट है मतलब हाँ, मतलब सराउंडिंग के अंदर एनर्जी जाएगी। यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट का मतलब आप सराउंडिंग भी कह सकते हैं, जो इस स्लैब को इंसर्ट कर रहा होगा, जो भी है, मतलब कि ये सिस्टम लूज कर रहा है अपनी एनर्जी और वो एनर्जी बाहर जाएगी। मतलब कैपेसिटर का सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है और इसके आउटसाइड की सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ेगी। वर्क एक्सटर्नल में आप इसके आगे माइनस साइन लगा दो, वर्क एक्सटर्नल में इसके आगे नेगेटिव साइन, यानी वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c और 1 बाई के माइनस 1। अब क्वेश्चन ये भी उठता है, ऐसा क्या हुआ कि सिस्टम ने एनर्जी लूज की अपनी? ऐसा क्या हो गया कि स्लैब अंदर जाने के प्रोसेस में सिस्टम अपनी एनर्जी रिड्यूस कर रहा है अपनी? प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक को अट्रैक्ट करेंगे। प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक को अट्रैक्ट करेंगी, सही बात है। मतलब कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर गया होगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमको सबको पता है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल्स होते हैं, और हम लोग ये कहते हैं कि बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इसके अंदर के सारे डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। इसके अंदर जितने भी डाइपोल्स हैं वो सब रैंडम ओरिएंटेड हैं। रैंडम डाइपोल्स, जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब बाहर होगा तब सबकी डायरेक्शंस अलग अलग आ रही होगी। बट जब वही स्लैब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आ चुका होगा, सेम स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी यहाँ कहीं पर दिखाएं इसको, अगर थोड़ा सा गैप करके दिखाएंगे डायग्राम समझाने के लिए, सर गैप है नहीं एक्चुअल में। तो अगर ये स्लैब लाए और ऊपर पॉजिटिव प्लेट नीचे नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये सारे के सारे डाइपोल्स अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर लेंगे। जैसे ही वो अंदर जाएंगे ये सारे डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन होंगे। ये अलग से लेक्चर एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स का। जो रैंडमली ओरिएंटेड डाइपोल्स थे वो अलाइंड वे में चले गए, ठीक है बोलो। रैंडम ओरिएंटेड डाइपोल्स आर नाउ अलाइंड, और डाइपोल्स के एनर्जी का फॉर्मूला इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जाने पर, एनर्जी ऑफ डाइपोल is minus PE cos theta. Energy of dipole is minus PE cos theta. इसका ग्राफिकल दिखाओ अगर आप एनर्जी ऑफ डाइपोल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, minus PE cos theta will be a graph of minus cos theta. जब ये अलाइनमेंट पूरी हो जाएगी, डाइपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइनमेंट कंप्लीट हो गई, तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 0 डिग्री एंगल बन गया। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में, जबकि पहले डाइपोल मूवमेंट्स रैंडम डायरेक्शंस में थे। तो पहले थीटा की वैल्यू कुछ भी रही हो, कहीं पर भी रहा हो, थीटा की कोई भी वैल्यू रही हो, एनी वैल्यू ऑफ थीटा, फाइनली आपको थीटा इक्वल टू 0 पे ही जाना है। तो थीटा की किसी भी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग से अगर आप थीटा इक्वल टू 0 की तरफ आ रहे हो, साफ साफ देख लो अलाइनमेंट में कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होगी।
मतलब कि इस अलाइनमेंट प्रोसेस में कुछ एनर्जी चेंज होगी, और चेंज नहीं, चेंज में भी वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। फ्रॉम एनी वैल्यू ऑफ थीटा इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 0 डिग्री एंगल, ग्राफ के अकॉर्डिंग, यहां से टुवर्ड्स 0 डिग्री जाओ, जो कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का केस है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी सर। एनर्जी यहाँ पर रिड्यूस होगी, और जब यहाँ एनर्जी रिड्यूस होगी तो वो जाएगी तो बाहर सराउंडिंग में। और वही ये सब आपके आंसर्स आ रहे हैं। जो भी आंसर मैथमेटिकली आ रहा है उसका फिजिकल रीजन जरूर होना चाहिए कि जो हम एनर्जी लूज कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एनर्जी रिलीज ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइज हो रहे हो मतलब अलाइनमेंट कर रहे हैं, इस वजह से एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। सराउंडिंग स्पेस में। तो अगर इसको डीपोलराइज करें तो क्या होगा? अनपोलराइज कर दो, स्लैब बाहर निकालो। अच्छा, उल्टा करके देखो, स्लैब पहले अंदर है फिर बाहर निकालो इसे। अलाइंड डाइपोल्स रैंडम डाइपोल्स में जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ेगी घटेगी इनकी? सब बढ़ेगी। इसका मतलब तब हमको काम करना पड़ जाएगा डाइपोल्स के एनर्जी को बढ़ाने के लिए। जो अलाइनमेंट और डी अलाइनमेंट का कंसेप्ट है, एक में सिस्टम वर्क करेगा, एक में हमको वर्क करना पड़ता है। और अगर इसको साइक्लिक प्रोसेस में लगा दो ना, अलाइनमेंट डी अलाइनमेंट फिर अलाइनमेंट फिर डी अलाइनमेंट फिर अलाइनमेंट फिर डी अलाइनमेंट, तो अल्टीमेटली हमें ही ज्यादा काम करना पड़ता है। और ये चीज मैग्नेटिज्म में हिस्टेरेसिस लॉस के फॉर्म में समझाई जाएगी मैग्नेटाइजेशन के टाइम पर। ये प्रॉब्लम तो चलो था हमारा जब बैटरी नहीं थी हमारे पास ना। डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन बैटरी की प्रेजेंस में करेगा। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ बैटरी। इसमें एक और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने टच नहीं किया है। वो सब ये आते हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इस सब के क्वेश्चंस आते हैं। चलो जी, तो यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी, पहले ये एयर कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस इसका सीधे रखा है, फिर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है मेरे को, इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना है और बैटरी कनेक्ट रहेगी, बैटरी कनेक्टेड रहेगी और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। अब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? वर्क एक्सटर्नल एजेंट का तो सिंपल सा लॉ, यही फंडामेंटल है। बैटरी लगी हुई है तो एनर्जी हैज अ केमिकल फॉर्म, CH फॉर केमिकल। बैटरी है तो वायर्स हैं तो एनर्जी हैज अ हीट फॉर्म, थर्मल फॉर्म। कैपेसिटर है तो एनर्जी हैज अ कैपेसिटर फॉर्म। और स्लैब को मैकेनिकली इंसर्ट किया जा रहा है। अच्छा, एक और बात बता दें, फिगर इसमें वर्टिकल है लेकिन आप ये मानोगे कि स्लैब का हॉरिजॉन्टल इंसर्शन है। HCV अगर आपके आसपास हो, HCV के पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें स्लैब को हॉरिजॉन्टल ही रखा गया है। और इवन अगर स्लैब वर्टिकल इंसर्ट की जाएगी तो भी हम ग्रेविटी को इग्नोर करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लस वर्क मतलब चेंज ऑफ एनर्जी बाय द एक्सटर्नल एजेंट
एंड दिस टोटल हैज टू बी 0, और कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। इसमें भी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इंसर्शन क्वासी स्टैटिक कंडीशंस में किया गया है, क्वासी स्टैटिक कंडीशंस में ये इंसर्शन किया गया, ये मान के चल रहे हैं, सो दैट की चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ना हो। मतलब मैं अगर इसको डिटेल्ड में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर कई सारी चीजें आएगी। यहाँ चेंज ऑफ एनर्जी इन द काइनेटिक फॉर्म, चेंज ऑफ एनर्जी इन द ग्रेविटेशन फॉर्म, ये सब 0 होना चाहिए कायदे से। प्रॉपर्ली लिखो, प्रॉपर्ली ये होना चाहिए। हाँ जी सर EH भी तो 0 कर देंगे क्वासी स्टैटिक में। हाँ, मतलब वो अलग बात है, मैं बोला जनरलाइज फॉर्म ये है, लेकिन कई सारी एजम्पशंस की वजह से कुछ चीजें 0 होंगी। लाइक क्वासी स्टैटिक नेग्लिजिबल वेलोसिटी से चला रहे हैं, चेंज ऑफ काइनेटिक फॉर्म 0। हॉरिजॉन्टल इंसर्शन हो या वर्टिकल इंसर्शन के टाइम ग्रेविटी को इग्नोर किया गया हो, हॉरिजॉन्टल इंसर्शन या वर्टिकल इंसर्शन पर ग्रेविटी इग्नोर कर दिया जाए तो डेल्टा इजी भी 0 होगा। और क्वासी स्टैटिक कंडीशंस में करंट भी 0 होगी, क्योंकि जो भी प्रोसेस है वो बहुत स्लो रेट पे चल रहा है, करंट भी लगभग 0 आएगी, थर्मल एनर्जी भी 0। बाकी कहानी क्लियर है। केमिकल एनर्जी, ये डिपेंड करता है बैटरी से कितना एडिशनल चार्ज ट्रांसफर किया आपने, एडिशनल ट्रांसफर। तो ऑलरेडी जब यहाँ पर एयर था तो पहले से ही प्लस CV का चार्ज था, ऑलरेडी प्लस CV था इस पे। डाइलेक्ट्रिक के आने के बाद, डाइलेक्ट्रिक स्लैब आने के बाद अगर आपसे कहा जाए तो यहाँ पर चार्ज बदल जाएगा, वो हो जाएगा बिकॉज कैपेसिटेंस बदल जाएगी। अब कैपेसिटेंस K टाइम से C हो जाएगी, तो ये प्लस KCV का चार्ज हो जाएगा, ये माइनस KCV का चार्ज होगा। तो आपको वर्क पहले वाले चार्ज में और बाद वाले चार्ज में जो डिफरेंस वैल्यू है, इन दोनों की जो डिफरेंस वैल्यू वो दिख रही है मुझे, वो मैंने ट्रांसफर किया होगा। तो डिफरेंस वैल्यू इन दोनों की देखेंगे तो ये K-1 इंटू CV, ये एक्स्ट्रा चार्ज जो ट्रांसफर होगा, बिफोर डाइलेक्ट्रिक का चार्ज, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक का चार्ज, डिफरेंस वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ये वर्क बाय बैटरी है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क बाय बैटरी। चेंज ऑफ एनर्जी में इसके आगे लगाओ नेगेटिव साइन, प्लस चेंज ऑफ कैपेसिटर एनर्जी, चेंज ऑफ कैपेसिटर एनर्जी हाफ CV स्क्वायर के फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ CV स्क्वायर, हाफ बाद वाला कैपेसिटेंस KC, पोटेंशियल डिफरेंस तो V रहेगा, हाफ KCV स्क्वायर और माइनस पहले वाला कैपेसिटेंस C और पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस हाफ CV स्क्वायर प्लस चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ एक्सटर्नल एजेंट एंड नाउ इट इज इक्वल टू 0। इवैल्यूएट करोगे तो चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ एक्सटर्नल एजेंट जो यहाँ पर आएगा, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद इसको, मतलब रिजल्ट को पूरा कर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस टाइम ये वर्क आएगा, यहाँ पर माइनस K-1 CV स्क्वायर, उधर हाफ उधर चला जाएगा, मेरे ख्याल से पॉजिटिव आ जाएगा, हाफ टाइम्स K-1 CV स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। यस यही है इसका जो कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है। हाँ, मतलब इसमें भी सराउंडिंग में एनर्जी जा रही है, इस प्रोसेस में भी सराउंडिंग में एनर्जी जा रही है। एक्सटर्नल मतलब सराउंडिंग, एक्सटर्नल मतलब सराउंडिंग, ध्यान रखिएगा। सो वर्क एक्सटर्नल में इसके आगे माइनस साइन लगाओ और ये हो जाएगा -1/2 K-1 CV स्क्वायर, यानी कि बैटरी लगी हो चाहे ना लगी हो, इंसर्शन के प्रोसेस में एनर्जी बाहर जाएगी ही जाएगी। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के प्रोसेस में सराउंडिंग स्पेस में एनर्जी आएगी, सिस्टम अपनी एनर्जी लूज करेगा।
अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, यहाँ सिस्टम का मतलब क्या, सिस्टम का मतलब क्या, यहाँ पर सिस्टम मतलब क्या और एक्सटर्नल मतलब क्या, दोनों का बात करेगा। एक्सटर्नल कह लीजिए या सराउंडिंग कह लीजिए। तो सिस्टम मतलब कैपेसिटर प्लस बैटरी, और एक्सटर्नल मतलब पर्सन जिसने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया होगा, सराउंडिंग कह लीजिए इसकी, अगल बगल की चीज सराउंडिंग, या वो पर्सन जिसने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया होगा, जो भी होगा वो सराउंडिंग में स्प्रिंग भी हो सकती है, सराउंडिंग कैन बी स्प्रिंग ऑल्सो। हम कह रहे हैं कि सराउंडिंग में एनर्जी ऐड कर रहे हो आप, सराउंडिंग यानी पर्सन में हम प्लस कर रहे हैं एनर्जी, एनर्जी ऐड कर रहे हो, तो सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा होगा। लेकिन अगर आप कैपेसिटर की बात करो, कैपेसिटर की, तो क्या कैपेसिटर में एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही है बाय दिस फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर से। V स्क्वायर पहले के बराबर रहने वाला है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर, लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है, कैपेसिटेंस बढ़ी है, तो सिस्टम के कैपेसिटर वाले पोर्शन में तो एनर्जी प्लस हो रही है, मतलब कैपेसिटर तो एनर्जी गेन कर ही रहा है, लेकिन बैटरी एनर्जी लूज कर रहा है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जितना एनर्जी बैटरी लॉस करेगा उसका कुछ पार्ट कैपेसिटर में ऐड होगा और इसका कुछ पार्ट सराउंडिंग स्पेस में जाएगा। सर हाँ पूछो। सर ये जो एनर्जी लूज हो रही है सिस्टम से, ये किस फॉर्म में लूज होकर एक्सटर्नल एजेंट के पास जा रही है? बता तो रहे, बैटरी में केमिकल एनर्जी है, तो केमिकल एनर्जी रिड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी बढ़ रही है, और सराउंडिंग स्पेस में मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी ऐड हो रही है। ये इसलिए समझना जरूरी है कि इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, जहां पर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक विदाउट बैटरी किया था हमने, विदाउट बैटरी, उसमें जो एनर्जी सराउंडिंग में जा रही थी वो कहां से आ रही थी, उसका सोर्स क्या था? जो एनर्जी डाइलेक्ट्रिक में जा रही थी उसका सोर्स क्या था, कहां से वो एनर्जी डेवलप हुई थी? इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में। डाइपोल इंटरेक्शन क्या? तो मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कहां पर स्टोर थी जो सराउंडिंग में चली गई। भाई एनर्जी क्रिएट नहीं करते हम लोग, तो उसमें एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर थी और कैपेसिटर की एनर्जी सराउंडिंग में चली गई पिछले वाले क्वेश्चन में। लेकिन यहां पर मैं इसलिए इसको क्लियर कर रहा हूं कि जो एनर्जी सराउंडिंग स्पेस में जा रही है वो कैपेसिटर की नहीं है, बिकॉज कैपेसिटर की तो एनर्जी बढ़ी रही है, इसमें कैपेसिटर की एनर्जी सराउंडिंग स्पेस में नहीं जा रही है, वो बैटरी वाली एनर्जी है वो सराउंडिंग स्पेस में जा रही है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते वक्त कैपेसिटर की स्टोर एनर्जी का ही कुछ पार्ट रिलीज हो रहा था, सराउंडिंग स्पेस में जा रहा था, यहां उल्टा है, कैपेसिटर की स्टोर एनर्जी बढ़ भी रही है, इंक्रीज हो रही है, एनर्जी सराउंडिंग में भी जा रही है, और इन दोनों एनर्जी का कंबाइंड सोर्स ये बैटरी है। बताएं जी अभी बोलो, यहां तक में कोई क्वेरी कुछ पूछना हो? मतलब इस डिस्कशन के बाद अब आपको चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टी करेक्ट आए, मैचिंग आए, असर्शन रीजनिंग आ जाए, मतलब किसी भी टाइप का पैटर्न हो, अगर ये सब चीजें वाकई में समझ गए हो तो फिर कंप्लीट है। नहीं तो ज्यादातर लोग सिर्फ इस फॉर्मूले पर रह के आगे बढ़ जाते हैं, इनसाइट एनालिसिस करते नहीं है कि ये सब हुआ कहां से। प्रॉब्लम तब आती है जब यही क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस में आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है। ये समझना कि कौन सोर्स ऑफ एनर्जी है, कौन गेनर है, कौन लूजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। एक और लास्ट प्रॉब्लम आज के लिए है, मतलब प्रॉब्लम आज के लिए, इस पे इसके ऊपर अभी एक आध क्लास और चलेगी। यहाँ पर दो प्लेट्स वापस में कनेक्ट करो, फिर से एक बार दो प्लेट्स हैं, लेकिन अब ये कनेक्टेड हैं बाय सम स्प्रिंग ऑल्सो। स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब ये एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा आपके कि क्वेश्चन आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और ये स्विच प्लस बैटरी, सो अ बैटरी ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस V, a switch SW, capacitor of capacitance C and the spring of constant K। और स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, मतलब कि कोई डिफॉर्मेशन नहीं दे रहा है इसमें, और एक कैपेसिटर अभी अनचार्ज्ड है। कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, सिंपल कर दे रहे क्वेश्चन अभी क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में। अनचार्ज कैपेसिटर है, अनडिफॉर्म्ड स्प्रिंग है, बैटरी से कनेक्टेड है, और ये स्विच है। स्विच ये भी दे रखा है कि ये जो कैपेसिटेंस है इसका सेपरेशन D है। इसको C नॉट मान लीजिए, इसको D नॉट मान लीजिए, मतलब प्लेट सेपरेशन D नॉट और कैपेसिटेंस की वैल्यू C नॉट। सर एक चीज बता दीजिए कि अनचार्ज कैपेसिटर का मीनिंग क्या होता है, मतलब उसमें चार्जेस है नहीं या फिर अभी उसके मतलब है क्या, मतलब नहीं, अनचार्ज का मतलब यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, चार्ज है ही नहीं उसमें। चलो जी, इसमें क्वेश्चन ये है कि स्विच बंद करने के बाद जब ये स्विच बंद हो जाएगी तो इसमें कितना एक्सटेंशन होगा ये निकालना है आपको, या हीट लॉस कितनी होगी मान लो ये पूछ लें। स्विच बंद किया तो कितनी हीट लॉस होगी, ये मान लो हीट लॉस पूछ रहे हैं। आफ्टर द स्विच इज क्लोज हाउ मच विल बी द हीट लॉस। After the switch is closed, what will be the heat loss in this case problem? बताइए, एनर्जी का पहला फॉर्म बताओ, जो आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर बताओ। बैटरी के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले बैटरी, एनर्जी केमिकल, कैपेसिटर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, स्प्रिंग एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वायर्स हीट। इसके अलावा और कोई दिख रहा है आपको इसमें? इसके अलावा कोई एनर्जी अगर आ रही हो? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होंगे ना। चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कैपेसिटर, केमिकल, हीट। So surrounding medium की change in energy। सराउंडिंग में चेंज ऑफ एनर्जी, तो चेंज ऑफ एनर्जी होने का तरीका क्या होना चाहिए भैया? सराउंडिंग में एनर्जी मान लो जाएगी तो फॉर्म क्या होगा उसका?
एनर्जी का कंसेप्ट बहुत खतरनाक कंसेप्ट है, बोल रहा हूँ आपको, बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है, इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आती है। एनर्जी ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं, मैकेनिकल या थर्मल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन्हीं दोनों मेथड्स को कंसीडर नहीं करता। सराउंडिंग में एनर्जी जाएगी तो तरीका क्या होगा जाने का, वर्क के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में? सर हीट के फॉर्म। वो तो कंसीडर हो गया ना वायर्स का, जो वायर्स में हीट प्रोड्यूस होती है यही तो सराउंडिंग में जाती है। हाँ सर। वो दोबारा फिर से नहीं लेंगे, अब ये सारे फॉर्म हो चुके हैं हमारे। बस इक्वल टू 0, अब एक एक करके सबकी वैल्यू एंटर कर दीजिए। सबसे पहले केमिकल वाला, जैसे ही इस बैटरी को स्विच को बंद करोगे कितना चार्ज जाएगा इसके ऊपर? जैसे स्विच बंद किया कितना चार्ज जाएगा इसमें? क्यूवी। चार्ज कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो और कैपेसिटेंस क्या होगी इसकी? ये C0 पहले वाली कैपेसिटेंस है। स्विच बंद करने के बाद जब ये प्लेट्स चार्ज हो जाएंगी तो ये आपस में अट्रैक्ट भी होंगी, यानी प्लेट पास में आ जाएंगी इनकी। अगर ये x डिस्टेंस इधर बढ़ जाए, ये वाली प्लेट x डिस्टेंस जाए, तो कैपेसिटेंस नई सेपरेशन पे निकालो आप इनका, पुराने सेपरेशन पे नहीं। और कैपेसिटेंस पहले वाला अगर देखा जाए प्रीवियस, जिसको कि हम C0 कह रहे हैं, तो ये A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय D0। लेकिन कैपेसिटेंस नया वाला जब निकालने की बात करेंगे तो ये A एप्सिलॉन नॉट D0 नहीं होगा, प्लेट सेपरेशन चेंज हो जाएगा और D0 माइनस x हो जाएगा। वो डिवाइड करके, इन दोनों को डिवाइड करके हम नया कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो नई कैपेसिटेंस आएगी C0 इंटू D0 डिवाइडेड बाय D0 माइनस x, ये इसका नया कैपेसिटेंस होगा, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज, और फिर से पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन, और डेल्टा ई में उसके आगे लगाएंगे एक माइनस साइन। कैपेसिटर की चेंज ऑफ एनर्जी हाफ CV², हाफ इसका नया कैपेसिटेंस इंटू V² प्लस चेंज इन द एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ kx², बिकॉज ये एलोंगेट कर गया, और प्लस डेल्टा EH इक्वल टू 0। यहां से आपका हीट लॉस आएगा, एक्चुअली यहां से हीट लॉस की वैल्यू आएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि x नहीं पता मुझे, एक और प्रॉब्लम है इसमें। हीट लॉस तो तब आ जाएगा जब x मालूम चलेगा आपको, और x निकालने के लिए ये क्वेश्चन पहले कर चुके हो कि जब ये प्लेट इधर चली जाएगी तो इन दो प्लेट के बीच का जो फोर्स होगा वो स्प्रिंग वाली फोर्स से बैलेंस होगा। और रिकॉल करो, फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर Q² डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन, और उधर स्प्रिंग अपना फोर्स लगाएगा। तो इनको इक्वेट करके मुझे x फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो पहले x फाइंड होगा बाय बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस, फिर वो x यहाँ पे रखा जाएगा तो आपको हीट लॉस की वैल्यू मिलेगी इसमें। और इसके Q को निकालने के लिए भी मैंने अलर्ट पहले किया था, ये बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है। Q निकालने के लिए भी मैंने मना किया हुआ है कि Q जब निकालोगे आप तो नया वाला कैपेसिटेंस यूज होगा। Q फाइंड करने के लिए नया कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द चार्ज Q।
स्टूडेंट्स जल्दीबाजी में पुराने वाला कैपेसिटेंस यूज कर लेते हैं, प्लेट सेपरेशन बदलने के बाद कैपेसिटेंस बदलेगा, ये इग्नोर कर देते हो और उसकी प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पर एक वो भी करवाएगा डी नोट का। भाई बताओ अब ठीक है तो आगे। यस सर। कुछ पूछना है इसमें? भाई कुछ पूछना है सर इसमें? कैपेसिटर की एक बार चेंज ऑफ एनर्जी बता दे। कैपेसिटर का तो सीधा इसमें एक मिस्टेक हो गई है यार, एक्चुअली यहाँ पर डी नॉट छूट गया हमसे। वो तो इससे निकाले, देखो पहले ये अनचार्ज था तो पहले तो एनर्जी थी ही नहीं ना इसमें, तो बाद वाली एनर्जी निकालो, हाफ बाद वाला कैपेसिटेंस और इंटू वी स्क्वायर, तो 1/2। ये इसका नया कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा मुझे इस मेथड से, इन दोनों का यूज करके इसकी नई कैपेसिटेंस इंटू वी स्क्वायर, यही चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है। अच्छा सर, अगर इनिशियली अनचार्ज है तो मतलब 0 ही रहेगी, मतलब इनिशियल में? तो जब चार्ज ही नहीं है, देखो ये हाँ एनर्जी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, जब चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हाँ सर समझ गया। सर एनर्जी ऑफ बैटरी में सर वी स्क्वायर नहीं आएगा सर, V आएगा क्योंकि ये एनर्जी ऑफ बैटरी का मतलब चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। तो ये कैपेसिटेंस में जब एक वी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चार्ज हुआ, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज चार्ज। ओके सर, ओके। और एक बार और वोल्टेज मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा। और कोई क्वेरी? नहीं है तो मतलब ओके कर दे इसको भी। यस सर। ठीक है, इतना ही रख रहे हैं आज के लिए यार।